नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपके लिए लेके आई हूँ राधिका जी की बहुत ही दर्द भरी कहानी, जिसमें राधिका जी की बहू संजना उनके ऊपर इतना अत्याचार करती है कि वो अपने लिए मौत मांगने लगती हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा कि राधिका जी को कभी अपनी बहू से मुक्ति मिलेगी या नहीं। राधिका जी और मनोहर जी की आज शादी की सालगिरह है, जो उनकी 35वीं सालगिरह थी, लेकिन वे नहीं मनाना चाहते थे। जब उनके नाती और नातिन बहुत जिद करते हैं तो वो मनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज वही सालगिरह है। दोनों लोग बहुत खुश हैं, पूरा परिवार ही खुश है, लेकिन उनकी बहू नहीं चाहती थी कि उनकी ये शादी की सालगिरह मनाई जाए। तभी उनका बेटा आके उनको गिफ्ट देता है। पापा, मेरी हैसियत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप दोनों के लिए बहुत छोटे छोटे गिफ्ट लाया हूँ। मनोहर जी और राधिका जी अपने बेटे संजय से कहती हैं, बेटा, जो तुम लोग मेरे लिए कर रहे हो, इससे बड़ा गिफ्ट कौन सा हो सकता है। भगवान बस हमारे घर में इसी तरह हंसी खुशी बनाए रहे। तभी उसकी नातिन माया और पोता संजू आते हैं। कहते हैं, दादी बाबा, चलिए केक काटते हैं। संजना अपनी सहेली से कहती है, देखो, इनको शर्म नहीं आती इस उम्र में अय्याशी करते हुए। इस उम्र में तो इनको पैसे जोड़ने चाहिए अपनी नातिन की शादी के लिए, तो वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। मेरे पति खुद तो कुछ कमाते नहीं, मेरे पैसों पे खुद अय्याशी करते हैं और अपनी माँ बाप को भी कराते हैं। ये बात राधिका जी और उनके पति सुन लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। लेकिन मनोहर जी इस बात को सुनकर बहुत निराश होते हैं। बच्चे आते हैं, कहते हैं, दादी बाबा केक काटिए। केक काटते काटते मनोहर जी को अचानक दिल में दर्द होता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर के आते आते उनकी मौत हो जाती है। राधिका जी का तो मानो सब कुछ लुट गया हो। राधिका जी को अस्थमा अटैक आ जाता है, लेकिन किसी तरह उनकी जान बचा ली जाती है। मनोहर जी का सारा क्रियाकर्म होने के बाद उनका बेटा संजय अपनी माँ को लेकर शहर आ जाता है। संजय अपनी माँ को एक कमरे में ले जाता है, कहता है, माँ, ये आपका कमरा। राधिका जी कहती हैं, बहुत अच्छा है। तो संजय कहता है, नहीं माँ, ये गांव के घर के इतना तो बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कमरा पसंद नहीं आता तो आप मेरा कमरा ले सकती हैं। राधिका जी कहती हैं, नहीं बेटा, बहुत अच्छा है। संजय अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। संजय राधिका जी का सारा सामान कमरे में लगा देता है। राधिका जी कहती हैं, बेटा रुको। वो अपनी जेवर अपने बेटे को देने लगती हैं कि बेटा, इसे लॉकर में रख दो या संभाल के रख लो। तो उनका बेटा संजय कहता है, नहीं माँ, ये आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपके गहने हैं। तभी उनकी बहू संजना आती है और अपने पति संजय से कहती है, माँ तो सही कह रही हैं, वो गहने कहाँ रखेंगी। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें कल लॉकर में रखवा दूँगी। राधिका जी कहती हैं, बेटा, जैसा तुम सही समझो, और सारे गहने संजना को दे देती हैं। संजना वहाँ से जाने लगती है। तभी संजय भी कहता है, माँ, हम भी जा रहे हैं, अब आप आराम करिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप रश्मि को बुला लीजिएगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राधिका जी सोचते हैं कि मेरे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तभी उनकी बहू वापस कमरे में आती है और राधिका जी से कहते हैं, वैसे सासू माँ, आपको अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। तो कहती हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो। शादी की सालगिरह पे इतना पैसा खर्च करा दिया, वो तो बच्चों की ज़िद के आगे हमें झुकना पड़ा। नहीं तो मैं तो नहीं चाहती थी कि शादी की सालगिरह करी जाए। वो तो बच्चे हैं, लेकिन आपको इतनी अकल होनी चाहिए ना। अरे, आपको तो अपने बेटे की हैसियत के बारे में पता है। उनकी नौकरी छूट गई, छोटी सी नौकरी करते हैं, और सालगिरह में इतना खर्चा, उसके बाद पापा की बरसी, उसमें भी खर्चा, कहाँ तक वो करेंगे। अगर मैं नौकरी ना करूँ ना, तो यहाँ खाने के लाले पड़ जाएं, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो अपनी अय्याशी पूरी करनी है। और वहाँ से चली जाती है। सुबह खाने की मेज पे संजय अपनी माँ के बनाए आलू के पराठों की बड़ी तारीफ़ करता है। तो बच्चे भी कहते हैं, हाँ दादी, आपने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं, ऐसे पराठे तो हमने अभी तक खाए ही नहीं। इसी पर संजना भी कहती है, हाँ बच्चों, आज के बाद दादी ही पराठे बनाया करेंगी, बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। संजय दूसरे शहर में नौकरी करता था। संजय कहता है,
माँ अब मुझे जाना होगा। राधिका कहती हैं कि बेटा इसी शहर में अगर कोई नौकरी मिल जाती। इस पर संजय कहता है माँ होम लोन ज़्यादा है और यहाँ कोई बड़ी नौकरी भी नहीं मिलती, इसलिए बाहर जाकर कमाना पड़ता है। लेकिन माँ आप फिक्र मत करिए, संजना है ना हाँ यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए, कोई कमी महसूस नहीं होगी। राधिका जी कहती हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। संजय के जाने के दूसरे दिन संजना अपनी नौकरानी से कहती है ऐसा करो माँ जी का भी कमरा साफ कर दो जाके। इस पर नौकरानी कहती है कि मेम साहब मेरी थोड़ी पगार बढ़ा दो तब मैं करूँगी, नहीं तो मैं तो नहीं करूँगी। इतनी कम पगार में एक आदमी और बढ़ गया उसका भी काम करूँ, हमसे नहीं होगा। इस पर संजना कहती है वैसे भी माँ जी पर इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका है, इनकी शादी की सालगिरह, पिताजी के काम काज का खर्च, इनकी दवाइयों का खर्च और इनका इन्हेलर, बाप रे बाप, महीने में बिजली का खर्च, एसी का खर्च, ये सब कहाँ से आएगा। और तुझे भी पैसे बढ़ा के दूँ? करना है तो इतने ही पैसे में काम करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है मैम साहब मैं नहीं आती कल से। और नौकरानी चली जाती है। इस पर राधिका जी कहती हैं बहू 2-3 दिन रुक जाती और जैसे ही दूसरी नौकरानी मिल जाती इसे काम से निकाल देती। अब इतना सारा काम तुम अकेले कैसे करोगी? अच्छा मैं नौकरी भी करूँगी और काम भी करूँगी और तू पड़े पड़े खाएगी यहाँ पे। वैसे भी दिन भर बिस्तर ही तोड़ती हो, अगर ऐसे ही पड़ी रही तो हाथ पैर में जंग लग जाएगी। 1 मिनट। संजना झाड़ू लेके उनके आगे पटकते हुए बोलती है लो झाड़ू और पूरे घर में झाड़ू पोछा करके रखना। राधिका जी कहती बहू मैं नहीं, तुम नहीं तो और कौन, तेरा बाप करेगा। और हाँ बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं उन्हें भी धुलकर सुखा देना। और संजना वहाँ से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। संजना एक नर्स है, हॉस्पिटल में भी उसे बूढ़े लोगों की देखभाल करने के लिए रखा जाता है। इसी से वो परेशान होकर वो सारी चिढ़ अपनी सास पे निकालती है। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल पहुंचकर संजना एक बूढ़ी औरत के पास जाती है, पूछती है माँ आप कैसी हो? वो कहती है बहुत अच्छी हूँ और उनकी ध्यान से सेवा करती है, उन्हें उठाती है, बैठाती है, इंजेक्शन देती है, उन्हें दवा खिलाती है। तो बूढ़ी माँ बोलती है बेटा तेरे हाथ से दवा खा के बहुत अच्छा लगता है, काश मेरी बहू भी तेरी तरह अच्छी होती। और रुंधे गले से संजना को आशीर्वाद देने लगती है। लंच के टाइम जब संजना अपनी दोस्तों के साथ खाना खाती है तो सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करते हैं। तो संजना का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं क्यों संजना तूने कोई और नौकरानी रखी है, खाना तो बहुत अच्छा बना है। संजना कहती है मैं नौकरानी गांव से लेके आई हूँ, वो भी फ्री की। मेरी सास है ना वही खाना बनाती है और देखो कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे काम भी नहीं करना पड़ता और नौकरानी को पैसे भी नहीं देने पड़ते। एक साथ कई फ़ायदे हैं। और सभी बेशर्मों की तरह हंसने लगती हैं। उसकी एक सहेली बोलती है ऐसा कर संजना तू भी मेरे यहाँ अपनी सास को भेज दिया कर, मैं उसे अच्छे से अच्छी पगार दूंगी। संजना कहती है ठीक है मैं कल से उसे भेजने लगूंगी, पैसे तैयार रखना। शाम को जब संजना घर पर आती है तो देखते हैं डाइनिंग टेबल पर कुछ बर्तन बिखरे पड़े हैं। ये देखकर संजना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपनी सास के पास जाती है जहाँ राधिका जी सो रही होती हैं। ये देखकर संजना और भी जल भुन जाती है। ओह महारानी सो रही हैं। और जाकर फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी लाकर राधिका जी के मुंह पे मारती है, जिससे राधिका जी छटपटा कर जाग जाती हैं। तब संजना कहती है मेज पर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और तुम यहाँ पे आराम से सो रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? राधिका जी कहती हैं मैंने बर्तन तो धुल कर रख दिए थे, मुझे नहीं मालूम कौन से बर्तन। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं मालूम कौन से बर्तन, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और उन्हें घसीटते हुए डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। राधिका जी कहती हैं बेटा मैंने ये बर्तन नहीं किए, ये हमने खाना नहीं खाया, हो सकता है बच्चों ने खा लिया हो। अच्छा तो तू मेरे बच्चों को भी बदनाम करेगी, खुद दिन भर ठूसती रहती है और मेरे बच्चों को कहेगी कि उन्होंने खाया होगा। उसी रात बच्चे राधिका जी से कहते हैं दादी आपने फिर आज खाना बनाया, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए इस उम्र में। तब तक संजना बोलती है क्यों बच्चों, खाना खा के प्लेट्स यहीं छोड़कर चले गए थे? तो उनका बेटा बोलता है हाँ मम्मी, खाना खा के जल्दी जल्दी में प्लेट रखना ही भूल गए और चले गए थे।
कहता है, माँ मैंने खाना खा लिया है, अब हम सोने जा रहे हैं। राधिका जी मुस्कुरा देती हैं और वो बच्चे सोने चले जाते हैं। तभी राधिका जी एक रोटी उठाती हैं खाने के लिए। उनकी बहू उनके हाथ से रोटी छीन कर ढक के रख देती है और कहती है, इस उम्र में भी कितना खाना खाती हो। ये सुनकर राधिका जी चौंक जाती हैं। संजना कहती है कि तुम्हारा बेटा वहाँ दूर रह के कमा रहा है, कम से कम इस बात की फिक्र किया करो कि राशन कैसे आता है। कितना खाओगी, दिन भर खाती रहती हो, अभी भी तुम्हें खाने के लिए चाहिए। और खुद और रोटियां लेके खाने लगती है। राधिका जी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी बहू उनके साथ ऐसा कर क्यों रही है। तभी उनका बेटा संजय अपनी पत्नी संजना के फ़ोन पे फ़ोन करता है और संजना से पूछता है, संजना माँ क्या कर रही हैं? माँ से मेरी बात कराओ। संजना कहती है, माँ के पैर दबा के दवा खिला के सुला दिया है और मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, तो ऐसा करिएगा आप बाद में बात कर लीजिएगा। राधिका जी बर्तन धोते हुए अपनी बहू को देख रही थी कि कितनी सफाई से झूठ बोलती है। फ़ोन रखने पर संजना पलट कर देखती है तो राधिका जी उसे देख रही होती हैं। संजना कहती, क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो? हैं? अगर तुम्हारा बेटा अच्छे से कमा रहा होता तो मुझे बाहर जाके नौकरी नहीं करनी पड़ती। खर्चे दिन का दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम्हारी दवाइयों का खर्चा तुम्हारे बेटे पे ही लोड पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना। राधिका जी कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो। बेटा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, फिर बर्तन धुलने के बाद जल्दी से मेरे कमरे में आओ, क्योंकि तुम जैसों की सेवा कर करके हॉस्पिटल में मेरे पैर दुख जाते हैं, पूरा टाइम खड़ा रहना पड़ता है। आके मेरे पैर दबा देना। इतना सुनते ही राधिका जी कहती हैं, मैं दबा दूंगी तुम्हारे पैर? संजना कहती, तुम नहीं तो क्या तुम्हारा बाप दबाएगा मेरे पैर? और बेशर्मों की तरह बेड पर लेट जाती है। राधिका जी उसके पैर दबाती हैं, लेकिन आहट होती है। संजना चौंक जाती है। उसकी बेटी बाहर से देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरी माँ दादी के साथ करती क्या है। संजना जल्दी से राधिका जी को लिटा के उनके पैर दबाने का नाटक करने लगती है। उनकी बेटी सोचती है कि मेरी माँ दादी की सेवा कर रही है और कमरे से झांक कर चली जाती है। लेकिन बच्चों को एहसास था कि मेरी माँ दादी के साथ कुछ गलत कर रही है, लेकिन वो पता नहीं कर पा रहे थे कि मम्मी आखिर दादी के साथ करती क्या है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो स्कूल में बिताते हैं। उसी रात राधिका जी अपने पति की फ़ोटो के आगे बहुत रोती हैं कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मैंने क्या गलती की थी जो बहू मेरे साथ इतना बुरा कर रही थी। सुबह संजना हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाती है और वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला को दवा नहीं देती। दवा न खाने के कारण उस बुज़ुर्ग महिला की हालत ख़राब हो जाती है। संजना कहती है कि वहाँ उस बुढ़िया ने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी है और यहाँ इस बुढ़िया ने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी है। लेकिन डॉक्टर आके किसी तरह उस बूढ़ी माँ को बचा लेती है। लेकिन संजना से कहती है, आज तुम्हें डबल शिफ्ट करना पड़ेगा और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसी रात जब गुस्से में संजना अपने घर पहुंचती है तो वो राधिका जी से पानी लाने के लिए कहती है। राधिका गर्म पानी ला के उसे दे देती हैं। संजना वही पानी राधिका जी के मुंह पर मारती है और कहती है, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि मुझे ठंडा पानी देना चाहिए? अब ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। इस पे राधिका जी कहती हैं, तुम दूर से चल कर आई थी इसलिए मैंने तुम्हें ठंडा पानी नहीं दिया कि तुम्हारी तबीयत न खराब हो जाए। इस पर संजना और गुस्सा होती है कि तुम बूढ़े लोग होते ही क्यों हो? वहाँ उन बूढ़ों ने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी और यहाँ तुम बूढ़े होते ही क्यों हो? ताकि हम जैसे तुम लोगों की सेवा करें? अरे मर क्यों नहीं जाते सब के सब? ज़िंदगी नरक करके रख दी है हम लोगों की। मैं तो भगवान से कहूँगी कि भगवान मुझे जवानी में ही मार दे, ताकि किसी पर बोझ ना बनना पड़े, क्योंकि तुम लोगों ने बोझ बनकर हमारी ज़िंदगी नरक कर दी है, परेशान करके रखा है। इस पर राधिका जी कहती हैं, बेटा मैंने किया ही क्या है जो इतना जुबान लड़ाती है? तेरी वजह से आज मेरे दिन भर की पगार कट गई और मुझे दिन भर काम करना पड़ा। अभी बताती हूँ तूने किया क्या है। और घसीटते हुए राधिका जी को कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाकर उन्हें डंडे से पीटने लगती है और जब तक पीटती है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। राधिका जी रोती चिल्लाती रहती हैं, लेकिन संजना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके हाथ पैर बांध के पीटती है। राधिका जी जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं तो उनके मुंह पर टेप लगाने के बाद पीटती है और जब तक उसकी आत्मा भर नहीं जाती तब तक पीटती ही रहती है। सुबह संजना अपने पति संजय के पास फ़ोन करती है और कहती है, संजय पता नहीं माँ जी को क्या हो गया,
जब से बाबूजी के साथ ये हादसा हुआ, माँ जी उन्हें याद कर कर के रोती ही रहती है। ना अच्छे से खाती है, ना पीती है। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें करती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें मार रहा है, उन्हें डांट रहा है। वो चिल्लाकर भागती हैं, अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। कल मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चलो मैं तुम्हारी बात उनसे कराती हूँ। और राधिका के पास फ़ोन लेकर पहुँचती है। राधिका उसे देखकर डर जाती है। वो चुप रहने का इशारा करती है और कहती है, लो संजय से बात करो। राधिका जी चाहते हुए भी अपने बेटे से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो संजना से इतना डर गई थी। संजय राधिका जी से, माँ तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? राधिका जी कहती, हाँ बेटा, मुझे क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा माँ, अपना ध्यान रखा करिए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होती है तो मुझे फ़िक्र होती है। मैं आ जाऊँ आपको देखने? नहीं नहीं, तुम मत आ, तू वहीं काम कर, परेशान मत हो। संजय कहता है, माँ संजना आपका ख्याल रखती है? राधिका जी कहती हैं, हाँ बेटा, बहुत अच्छे से रखती है। संजय कहता है, इसीलिए तो फ़िक्र कम होती है, क्योंकि संजना आपका ख्याल रखती है। और वो फ़ोन कट कर देता है। संजना अपनी सास के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है बुढ़िया। तेरा बेटा तेरी वजह से परेशान होता है। तेरी दवाइयों का खर्चा, शुगर, डायबिटीज़, अस्थमा, तेरे अस्थमा में इतना पैसा लगता है, खबर भी नहीं। हम लोग कमा कमा के मरे जा रहे हैं, तू खा खा के मोटी हो रही है। अगर मैं सामने नहीं होती तो खूब चुगली करती अपने बेटे से मेरी। तुझे तो मैं ठीक करूँगी। हाँ, और ये नाटक बंद कर, शाम को मेरी फ्रेंड्स आएंगी कुछ खाने पे। अच्छा सा खाना बना कर रखना, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। रात में संजना की सहेलियाँ आती हैं और खाने की खूब तारीफ़ करती हैं और कहती हैं, वाह संजना, क्या तूने नौकरानी पाल रखी है। काश हमारे पास इसी तरह फ्री की नौकरानी होती। तो संजना कहती है, फ्री की तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम नौकरानी रखना चाहती हो तो मैं कल से इन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये सुनकर राधिका जी और चौंक जाती हैं कि क्या मुझे अब नौकरानी का काम करना पड़ेगा। संजना कहती है, लेकिन पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। वो कहती हैं, हाँ बोल तो, कितने पैसे चाहिए? मैं पूरे पैसे दे दूंगी, तू बोल तो सही। राधिका जी मन में सोचती हैं, अरे ये सब मजाक कर रही हैं, कहाँ मेरी बहू मुझे नौकरानी का काम करने भेजेगी। सुबह उठते ही संजना अपनी सासू माँ के पास आती है और कहती है, आज से मेरी फ्रेंड के यहाँ तुम्हें काम करने जाना है। इस पर राधिका जी कहती हैं, घर में मुझसे जो काम हो करा लो, मैं किसी और के यहाँ काम करने नहीं जाऊँगी। स्कूल जाते हुए बच्चे ये बात सुन लेते हैं। उनके बच्चे पूछते हैं, कहाँ नहीं जाएंगी दादी, दादी को कहाँ ज़बरदस्ती भेजने की बात कर रही हो माँ। तब संजना कहती है, कुछ नहीं बच्चों, मेरी फ्रेंड ने इनको खाने पे बुलाया था, लेकिन ये जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। बच्चे भी कहते हैं, दादी चली जाइए, आपका मन बदल जाएगा, लेकिन उनको पूरी बात पता नहीं थी। संजना लड़ झगड़ के ज़बरदस्ती अपनी सास को दूसरे के घर काम करने के लिए भेज देती है। राधिका जी एक के घर जाती हैं और दूसरे के घर नहीं जाती। वो थकान से चूर होकर घर वापस आ जाती हैं। उधर संजना जब अपने ऑफिस जाती है तब उसकी फ्रेंड बताती है, हाँ संजना, तेरी सास आई थी मेरे घर काम करने, काम तो बहुत अच्छा करती है। कल से तू परमानेंट के लिए अपनी सास को मेरे यहाँ भेज दिया करना, मैं तुझे पैसे एडवांस में दे दूँगी। तभी उसकी दूसरी सहेली आती है, कहती है, संजना पर मेरे पैसे वापस कर। संजना कहती है, क्यों? क्योंकि तेरी सास मेरे घर काम करने नहीं आई थी और मेरे पैसे वापस चाहिए मुझे। संजना कहती है कि कल मैं तुझे पक्का भेज दूँगी तेरे घर। फिर भी उसकी फ्रेंड उससे पैसे लेकर चली जाती है। शाम को जब संजना घर वापस आती है तो अपने सास के बाल पकड़कर मारने लगती है। कहती है, तू काम करने क्यों नहीं गई? राधिका जी कहती हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। अच्छा, अभी तेरा नाटक सही करती हूँ। और संजना किचन से लाल मिर्च पाउडर ला के राधिका जी के मुंह में भर देती है। राधिका जी दर्द से चिल्लाने लगती हैं और पानी मांगती हैं, लेकिन संजना उन्हें पानी भी नहीं पीने देती और कहती है, जब तक तू काम करने के लिए हाँ नहीं बोल देगी तब तक मैं तुझे पानी नहीं दूंगी। राधिका जी तड़फते हुए चिल्लाती रहती हैं, लेकिन संजना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी भी नहीं पीने देती। राधिका जी मजबूर होकर कहती हैं, हाँ बहू, मैं काम पर जाऊंगी, जो कहेगी वो करूंगी, बस मुझे पानी पिला दे। तब जाके संजना उन्हें पानी पिलाती है।
तभी संजय का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन की रिंग देखकर वो राधिका जी को कमरे में बंद करके बाहर से ताला मार देती है और संजय से बात करने लगती है। संजय, संजना, माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत ठीक है संजय, परेशान मत होइए। मैंने अभी उन्हें दवा खिलाकर सुला दिया है। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। संजय कहता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं संजय, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे। संजय कहता है, ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। संजना कहती है, ठीक है, फ़ोन रख देते हैं। उधर संजय का दोस्त संजय से पूछता है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम इस समय परेशान लगते हो। संजय अपने दोस्त से बताता है, यार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। जब से पिताजी का देहांत हुआ है वह बहुत बीमार रहती हैं। मुझे माँ की बहुत फ़िक्र होती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ज ज़्यादा है, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। संजना अपनी सास के ऊपर चिढ़कर फिर से उन्हें मारने दौड़ती है और उनको डंडों से फिर पीटने लगती है। राधिका जी बहुत रोती हैं। उधर उनका बेटा उनकी तारीफ कर रहा था, इधर उनकी बहू उन्हें मार रही थी। संजय का दोस्त कहता है, यार तुम्हें एक बार अपने घर जाकर अपनी माँ से मिलना चाहिए, तुम्हें देखकर उन्हें अच्छा लगेगा। संजय सोचता है, सही है, मुझे छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए, और वो घर आने के लिए तैयार होने लगता है। इधर संजना ज़बरदस्ती अपनी सास को अपनी फ्रेंड्स के यहाँ नौकरी के लिए भेज देती है। दोपहर में संजय जब घर आता है तो उससे संजना तो मिलती है लेकिन माँ नहीं मिलती। वो संजना से पूछता है, माँ कहाँ है? संजना कहती है, माँ तो डॉक्टर के पास गई है, आप आराम कीजिए, मैं उसे हॉस्पिटल से लेकर आती हूँ। संजय आराम करने चला जाता है और संजना राधिका जी को लेने चली जाती है। संजना राधिका जी को रास्ते में बहुत डांटती है, बहुत चिल्लाती है कि अगर तुमने अपने बारे में या मेरे बारे में कुछ भी अपने बेटे से कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बावजूद भी संजना का दिल नहीं भरता तो राधिका जी को इंजेक्शन दे देती है, जिससे वो सेंस बना रहें और कुछ भी न बोलें अपने बेटे से। उधर बच्चे अपने स्कूल से वापस घर आ जाते हैं, अपने पापा को देख के बहुत खुश होते हैं और तीनों बातें करने लगते हैं। संजय अपने बेटे से पूछता है, क्यों दादी माँ का ख्याल रखते हो? तो दोनों बोलते हैं, हाँ ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन दादी माँ इस समय अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। तो संजय कहता है, मतलब कैसा बर्ताव? तो कहते हैं कि पागलों की तरह हरकतें करती हैं, कभी भी रोने चिल्लाने लगती हैं। ये सुनकर संजय को बहुत बुरा लगता है कि मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ की हालत कैसी हो गई है। उधर थोड़ी देर बाद संजना राधिका जी को लेकर वापस घर आ जाती है। राधिका जी संजय से कहती हैं, बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घबराहट हो रही है, ये शायद उसी इंजेक्शन का असर था। तब संजना कहती है, देखा आपने, माँ ऐसे ही बातें कर रही है बैकी बैकी। मैं जाने कब से इन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ, लेकिन ये पिताजी की याद में इतना खोई रहती हैं कि इनको कुछ भी होश नहीं रहता। ये कहकर संजना कहती है, मैं पानी और खाना लेकर आती हूँ। वो अंदर पानी खाना लेने चली जाती है, लेकिन राधिका जी कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन संजय को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि मेरी माँ तो इतनी बहादुर थी। रात में जब संजय अपनी माँ के पास बैठने जाता है खाना खा के, तब राधिका जी उससे कहती हैं, बेटा तुम यहीं क्यों नहीं रह जाते? संजय उनसे कहता है कि माँ मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मैं नहीं रह सकता। संजना उनकी बातें छुपकर सुन रही होती है, तभी उसके बच्चे उसको छुपकर सुनते हुए देख लेते हैं। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है अपनी माँ का बर्ताव। दोनों आपस में बात करते हैं कि माँ कुछ न कुछ तो दादी के साथ गड़बड़ कर रही है, जो हमें पता नहीं है। हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि दादी पहले से तो ऐसी नहीं थी। हमारे से तो दादी अब भी अच्छे से बात करती हैं। मम्मी के सामने उनको दौरे क्यों पड़ने लगते हैं? ऐसा करते हैं, हॉल में कैमरा लगा देते हैं, फ़ोन को कहीं छिपाकर स्कूल चले जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि मम्मी आखिर दादी के साथ कर क्या रही है। सुबह होती है, संजय अपनी माँ को नाश्ता करा रहा होता है, माँ खा लो। तभी बच्चे आते हैं और कहते हैं, पापा हम लोग जा रहे हैं। संजय भी बाहर घूमने चला जाता है। राधिका जी नाश्ता कर ही रही थीं कि तभी संजना आके उनके हाथ से नाश्ता छीन लेती है और कहती है, क्यों री बुढ़िया, तूने अपने बेटे से क्या क्या बोला है मेरे बारे में? वो इतनी जल्दी में कहाँ चले गए?
संजना, उसके दोस्तों का फ़ोन आया था, वो उन्हीं से मिलने गया है। संजना कहती है, मैं सब जानती हूँ, मुझे मत पढ़ा। तूने ही मेरे पति को पट्टी पढ़ा रखी है। राधिका जी कहती हैं, मैंने क्या पट्टी पढ़ा के रखी है? तुम्हें अपने पति और बच्चों का ख्याल नहीं रखती। इस पर संजना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें पीटने लगती है। इसमें उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है, तो वो उनका इन्हेलर भी नहीं देती और उनसे कहती, मर जा बुढ़िया, तुझे तो मैं अब बताती हूँ। और उधर फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। इन बातों से अनजान संजना उसको बहुत मारती रहती है। दोपहर में जब बच्चे आते हैं तो वो वीडियो देख के दंग रह जाते हैं कि दादी इसीलिए पागलों की तरह बर्ताव करती है। दादी नहीं, मेरी माँ पागल हो गई है। वो अपनी दादी के पास जाते हैं जहाँ राधिका जी बैठकर रो रही होती हैं। वो कहते हैं, दादी अब अपने पापा को बताना ही पड़ेगा, और आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधिका जी कहती हैं, बेटा मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हारे पापा इतनी दूर रहते हैं, वो परेशान होंगे, इसीलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। राधिका जी बच्चों को कसम देती हैं कि पापा से कुछ मत बताना, मेरा बेटा संजय बहुत सीधा है, बहुत परेशान हो जाएगा। बच्चे उस वीडियो को इंटरनेट साइट पर डाल देते हैं जहां वो वीडियो वायरल हो जाता है। उधर अस्पताल जब संजना पहुंचती है तो उसके स्टाफ के लोग उसे बड़े ही आश्चर्य से देख रहे होते हैं। वो कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तब उसकी सहेलियां बताती हैं कि ये जो वीडियो है इसमें तू ही है ना। ये देखकर संजना दंग रह जाती है और दौड़ के वापस घर आती है और फिर राधिका जी को मारने लगती है। इस पर उसके बच्चे दौड़ कर आ जाते हैं कि माँ ये क्या कर रही हो, तुम बहुत बुरी हो। इससे राधिका और चिढ़ जाती है कि तूने मेरे बच्चों को भी पट्टी पढ़ा दी है, अब तो तुझे और बताती हूँ। तब तक उधर संजय पुलिस को लेके आ जाता है क्योंकि बच्चों ने अपने पापा को बता दिया था। संजय आते ही जोरदार तमाचा अपनी पत्नी संजना के गाल पर जड़ देता है और पुलिस वाले उसे ले जाने लगते हैं। वो पुलिस वालों से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तब वो उसे वीडियो दिखा देते हैं। अब संजना गिड़गिड़ा कर राधिका जी और संजय से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन संजय उसे पुलिस के हवाले कर देता है कि तेरी सही जगह वहीं पे है। संजना को घरेलू हिंसा करने के लिए सज़ा मिलती है। बच्चे अपने दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी हमारी यहीं से समाप्त होती है। आखिरकार राधिका जी को अपने पोतों के कारण इंसाफ मिल ही गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।